हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। जो भी आपकी यूनिट चली हुई है अल्टरनेटिंग करंट, उसका टॉपिक है। और अगर आपको इससे पहले के लेक्चर आपको देखने हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले वो देखें आप, उसके बाद ही ये टॉपिक देखना है आपको। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हम कर लेते हैं दैट मीन्स कि ये लगा लो कि कम से कम भी 2 या 3 टॉपिक, उससे भी ज़्यादा वो आपके कवर हो जाएंगे। इन द सेंस कि जब हम ये टॉपिक कर लेंगे तो वो 2 या 3 टॉपिक आपके इस टॉपिक के स्पेशल केस हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आप बात कर रहे हैं एसी की, एसी का मतलब आपका यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट से, और वो जो सर्किट है उसने क्या कंटेन कर रखा है, उसके अंदर आपका कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। पहले एक बार ये समझ लो, जो भी रेजिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रेजिस्टेंस तो हम 12th में 10th में सुनते आ रहे हैं, एक तरीके का जो भी आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस पावर, करंट के फ्लो करने में जो रिस्ट्रिक्शन जो पैदा करेगी उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। उसके बाद करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर से भी आप वेल नोन है, जो कि आपका चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है, जिसमें आप ऐसे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ये क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है। इसके बाद इंडक्टर की बात करते हैं, या इंडक्टेंस उसके बारे में लिखा गया है। इंडक्टर होता है कि कोयल्स की टर्न्स होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। और वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट को, उसको कहते हैं उसका इंडक्टेंस, ठीक है। तो टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आपका एक सर्किट दिखा रखा है जिसके अंदर L का मतलब आपका इंडक्टर से है, C का मतलब आपका कैपेसिटर से है, और साथ में उसने सिंबल भी बना रखे हैं, और R का मतलब किससे है, रेजिस्टेंस से है। ये जो लिखा हुआ है वो आपको बाद में समझाया जाएगा। अब जब भी बात करते हैं सर्किट में, अगर मान लो बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में ये आपके पास नहीं है इंडक्टर और कैपेसिटर, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो ये जो टॉपिक है ना वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने जस्ट पोटेंशियल अप्लाई किया है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, ओम्स लॉ वाला टॉपिक बनेगा, जिसके अंदर आप ये पढ़ते हैं कि अगर सिंपल रेजिस्टेंस लगा रखा है तो जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है, आपकी IR। I का मतलब करंट से होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस से होता है, सही है। लेकिन जब भी आप बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपका 12th का भी टॉपिक है, बट यहाँ पर थोड़ा अगर ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा हायर लेवल की स्टडी करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हर एक डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो सिंपल कैपेसिटर लगा रखा है, तो आपने भी देखा है जब भी बात करते हो वोल्टेज की, वोल्टेज के अंदर जो करंट है वो तो सिमिलर ही आएगा। क्यों आएगा सिमिलर, क्योंकि जो भी आपने इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस लिखा है ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। टॉपिक का नाम ये भी हो सकता था RLC सीरीज, यहां पर आप लिख सकते थे सीरीज सर्किट। सीरीज में क्या होता है, एक्चुअल में जो करंट होता है हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट सेम जाता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट सेम जाता है सबके पास। लेकिन पैरेलल में इसका उल्टा होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या रहती है आपकी, सेम। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होएगी, करंट क्या रहेगा, सेम। तो जितना करंट इसके पास है उतना इसके पास है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक किया, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस था, उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें नॉर्मल चीज मिली कि अगर मान लो इन रेजिस्टेंस करंट एंड EMF आर इन फेज। इन फेज का मतलब है कि जितने फेज में आपका करंट जा रहा है उसी फेज में आपका रेजिस्टेंस है। मतलब दोनों में ऐसा नहीं है कि एक जो है वो लैग कर रहा है, एक जो है वो लीड कर रहा है। लीड का मतलब ये है आगे चल रहा है, लैग का मतलब है पीछे। हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि EMF पीछे चल रही हो, करंट आगे चल रहा हो। लेकिन जब रेजिस्टेंस की बात करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, दोनों इन फेज होते हैं। जो रेजिस्टेंस है और जो करंट है दोनों एक साथ चलेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, सिर्फ रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, ठीक है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं, सपोज कि इसको काट दूं मैं, पहला टॉपिक क्या बना,
सिर्फ रेजिस्टेंस वाला। सेकेंड टॉपिक क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर वाला। लेकिन उसके अंदर तो हम नॉर्मली लिख देंगे कि उसके अंदर आपकी ईएमएफ ये आने वाली है, करंट ये आने वाला है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ध्यान से देखेंगे जो करंट है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी है, रेजिस्टेंस की। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, करंट आपका सिमिलर है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना तो रेजिस्टेंस में टोटल मिलाकर क्या होगा, जो भी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है और जो इसका आर का रेजिस्टेंस है, जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की तो उसको कैपेसिटेंस बोल सकते हैं हम नॉर्मली, या फिर ये भी बोल सकते हैं सी आर, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम बात करें रेजिस्टेंस की, हम बात करें इंडक्टेंस की और हम बात करें कैपेसिटेंस की, ठीक है, क्योंकि वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, तो नेमिंग भी डिफरेंट ही होती है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, जब भी सर्किट या इन एक्चुअल क्या है, इसका थ्योरेटिकली हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कब ईएमएफ आगे जाती है, कब करंट जो है वो पीछे जाता है। तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही समझ में आता है। लास्ट का रिजल्ट जब हम करते हैं कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो करंट है ना वो आगे चलता है आपका 90 डिग्री। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। लेकिन मान लो अब थर्ड केस लेते हैं, कैपेसिटर को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ एल और आर को ले लो, तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस डिफर करेगा। और रेजिस्टेंस में भी जब लिखोगे आप टोटल रेजिस्टेंस, तो वो किसका रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर का, और मतलब एल और आर का। तो वो यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस होगा। यानी कैसे लिखेंगे आप कि आर प्लस में एक्स के नीचे एल लिख दो, क्योंकि नोटेशन आपको डिफरेंट बनानी है, तो प्लस करके लिख दिया आपने। डन है इतना। इसका मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस और इसका एल का रेजिस्टेंस आप देखेंगे या ईएमएफ या अगर आप वोल्टेज को देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री पीछे मिलेगा। ठीक है, किससे, ईएमएफ से। जब लास्ट में रिजल्ट आता है आपका तो करंट निकालते हैं, करंट में आपको कैसा फैक्टर मिलेगा, सपोज कि आप आई लिख रहे हैं तो आई के अंदर लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर आपको कंफ्यूजन है कि करंट में साइन कैसे आया है तो उससे पहले आपको अल्टरनेटिंग करंट की स्टार्टिंग की वीडियोस को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी नोटेशन होती है। वहां पर जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नोटेशन देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रही हूं, तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, सिर्फ इतना। लेकिन जब इंडक्टर होगा ना तो यहाँ पर माइनस के पाई बाई 2 आएगा। माइनस के पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि जो करंट वाली क्वांटिटी है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है। और अगर आप बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पर क्या लिखना है, आपको प्लस लिखना है। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, किससे, ईएमएफ से। ठीक है इतना। तो इसके बाद क्या है, जब ये आपको कंप्लीट लिखना है, एज ए नोट्स भी बना सकते हो आप यहाँ से। सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद फर्स्ट लाइन में लिखेंगे जब भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो करंट है और ईएमएफ है वो आपके इन फेज होते हैं, और कैपेसिटर की बात करते हैं तो जो ईएमएफ है वो आपकी लैग करती है। लैग बिहाइंड मतलब ईएमएफ पीछे चलती है। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। यहाँ जो मैंने बताया है वो करंट का बताया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ बेशक ईएमएफ लिखा है, देखो अगर करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है दैट मीन्स कि ऑब्वियस है, ये तो अंडरस्टूड है कि ईएमएफ 90 डिग्री पीछे चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे, लाइन के अंदर कैपेसिटर का लिख दिया हमने, सिर्फ ईएमएफ लिखी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ईएमएफ जो है वो आगे चलती है 90 डिग्री। इसके बाद हमने 3 फैक्टर लिए हैं तो तीनों को लिखना पड़ेगा। जब बात करते हैं इंडक्टर की, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इसको भी ईएमएफ की टर्म में ही लिख देते हैं। जो ईएमएफ है यहाँ पर लैग लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख दो, लीड लिख दो। लीड बाय लिखेंगे, ये बिहाइंड मतलब पीछे था, लीड बाय करंट कितने फैक्टर से करती है, पाई बाय में 2 से। डन है इतना। इतना हमें थ्योरेटिकली लिखना है। और जब भी बात कर रहे हैं आप, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम में वो क्या कह रहा है कि ईएमएफ को अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, जब भी आप वेव पढ़ते हैं 11th क्लास में भी आपने वेव चैप्टर पढ़ा है,
तो ये नोटेशंस होती हैं, ये ग्राफिकली नोटेशंस हैं। हम एक फेजर डायग्राम से भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपकी ईएमएफ है तो ये किसकी वैल्यू है, आपकी करंट की। इसका मतलब ये है फेज कैसे निकालते हैं हम, इस फैक्टर में से इस फैक्टर को माइनस करके या इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है, यानी कि माइनस करके निकालते हैं दोनों को, तो आपको फेज फैक्टर पता चल जाता है कितना है। यहाँ पर 90 का डिफरेंस नहीं दिखा रखा, यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रखा है कि ईएमएफ से जो करंट है वो फाई आगे या पीछे चलेगा, बट यहाँ पर फाई की वैल्यू नहीं शो कर रखी, होती कितनी है फाई की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको जितने भी रिएक्टेंस हैं एल, सी और आर सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, जब भी हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अलग अलग से पोटेंशियल डिफरेंस लिखने हैं तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद जब तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये जो है वो I है, I नॉट R। ये जो यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी है, जो J लिखा है मैंने, अगर 12th की बात करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, बट ग्रेजुएशन लेवल पे ये जो J है वो क्या होता है, इसको एक बार समझेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये J है इसके अंदर जस्ट इतना बोल रखा है कि ये जो क्वांटिटी है ना J, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेंस कि ये क्वांटिटी जिसके आगे आपने J लगा रखा है, इसको दो क्वांटिटी के अंदर तोड़ सकते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल फंक्शन होता है, सेकेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इन द सेंस की जो सेकंड टर्म है वो इमेजिनरी से रिलेटेड है, तो इमेजिनरी मैथमेटिकली इन्वॉल्व करना जरूरी होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका, ठीक है। तो जे जस्ट क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप इसको, फर्स्ट वन रियल एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जे का मतलब ये है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा एल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्स एल। एक्स एल का मतलब अभी मैंने बताया था आपको, ऊपर लिखा था जस्ट, कि एक्स एल का मतलब किससे होता है कि जो आपने इंडक्टर लिया है उसका उसका क्या रेजिस्टेंस, तो आप उसको रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, तो वो आप लिखेंगे हमेशा एक्स एल से। और अगर कैपेसिटर का भी लिखना है तो कैपेसिटर का किससे लिखेंगे, एक्स सी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है। अब आप ये सोचेंगे ऐड कहाँ किया आपने, तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, तो इस एक बार कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों क्वांटिटी को यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको समझेंगे वन बाय वन। जो ये लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर आपने वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया, या फिर ईएमएफ जितनी भी है यहाँ पर वो ईएमएफ ही है, तो ईएमएफ से ही समझ लेते हैं। ये आपने जो लिखी हुई है ना, ये क्या है कि जो ईएमएफ है वो इससे एक्स एक्सिस से आपकी कितनी दूर है, ओमेगा टी। ये तो वो फैक्टर है जो आपका अल्टरनेटिंग करंट में ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब ये जो फाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ठीक है। 90 जाएगा अभी नहीं पता हमें, देखेंगे। ये वी आर रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है, ओमेगा टी सपोज एक्स एक्सिस से दूर है ये, तो अगर मान लो वोल्टेज ओमेगा टी दूर है तो वोल्टेज भी कितना है उसके अंदर, ओमेगा टी। तो उसके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस के लिए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना I इंटू में R, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इंडक्टर की। इंडक्टर में क्या करती है, आपकी जो करंट है वो आगे चलता है, ठीक है, वोल्टेज पीछे चलेगी, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप पहले इंडक्टर को कंसीडर कर लो चाहे कैपेसिटर को। यहाँ पर उसने क्या किया, ये आपका वी आर हो गया, मतलब रेजिस्टेंस। अगर वी सी को दिखाना है ना, वी सी में क्या होता है, करंट 90 डिग्री आगे चलता है, तो वोल्टेज क्या चलेगी, पीछे। तो पीछे के लिए उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज आके नीचे शो कर दिया, यानी कि ये क्या है आपकी वीसी है, और ये 90 डिग्री अगर आपको दिख रहा है तो ये 90 डिग्री पीछे बना रखी है, डन है इतना। इसके बाद इस वी आर से जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो कितनी आगे बना रखी है, 90 डिग्री बना रखी है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने जब लिखा है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो उसमें आपने प्लस का साइन नहीं लगाया। अगर टोटल की बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था, यहाँ पर आर, यहाँ पर इंडक्टर और प्लस के अंदर आपका ओमेगा सी। जैसे आप कंफ्यूज ना हो प्लीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जब भी तीन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वेक्टर चैप्टर सबने पढ़ा है, अगर एक वेक्टर उस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका दोनों
जो वेक्टर है उसका इफेक्टिव लेते हैं, और इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, उसके रिजल्टेंट से निकालते हैं। तो अगर एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अगर दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। आपको वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। और वेक्टर तो हमारा एक तरीके से बेसिक लगा लो या रीढ़ की हड्डी होता है फिजिक्स की, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ईएमएफ है। अब यहाँ पर क्या करें हम, आपने तो कहा है कि दो वेक्टर के बीच में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर तो हमारे पास 3 है। तो उसके लिए देखेंगे क्या करना है, यहाँ पर हम एक सुपोजिशन लेके चलेंगे या फिर यहाँ पर हम एक सुपोज करेंगे। क्या सुपोज करना है, वो भी वैलिड होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी सुपोज कर लेंगे। ये जो आपका आपने लिखा है VR, ये आपने लिखा है VL, ये लिखा है VC। अब ध्यान दो, जो VC है और VL है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये है उतना ये है, ऐसा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। लेकिन इतना अंडरस्टूड है, सर्किट बनाया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ओमेगा एल यानी जो VL है, या इसको मैं बोल रही हूँ XL, आप XL को सुपोज कर सकते हैं कि वो बड़ा है, किससे, XC से। ये डायग्राम मैंने क्या सुपोज करके बनाया है कि जो XL है वो मेरा ग्रेटर है, किससे, XC से ग्रेटर है। आप यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होती है कि क्यों हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को ही बड़ा माना, कैपेसिटर को क्यों नहीं माना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप जो है वो C को भी ग्रेटर मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उस टाइम पे ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बन जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन इतना है कि हमारे पास अगर इंडक्टर इसको छोटा ले रहे हो तो इसका मतलब ये है, ये जितना है उसका इफेक्टिव तो ये हो गया, यानी कि x इसको काट दो यहाँ से कि मेरा जो VC है ना वो इतना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है वो भी हमने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, C में। इतना तो हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन का मतलब है तो XL माइनस क्या करना पड़ेगा, XC, और XL माइनस XC करेंगे तो वो वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर ये आपकी कंप्लीट XL है, ये आपकी VL है, तो जो इफेक्टिव है वो कितना बच गया, XL माइनस XC। डन है इतना। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा, हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि XL है को ही क्यों बड़ा लिया, तो इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, आप C को भी बड़ा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात अब आपने X इफेक्टिव की है, तो एक वेक्टर उस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, R होगा। और रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकाला जाता है, अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि माइनस का साइन क्यों लिया है। अब हमने ब्रैकेट भी लगा दी कि ये आपके पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है। डन है इतना। अगर इतना होने माइनस के साइन का सिग्निफिकेंस भी आ गया हमारे पास। अब इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ कितना है, I नॉट R, ये भी आपका क्या है, इफेक्टिव है। अब देखो दोनों में जो I नॉट है वो कॉमन है, तो I नॉट बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, R प्लस J ओमेगा L माइनस ओमेगा C। अब एक बात का और ध्यान दें कि जब भी आप ये कहते हैं कि L इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आप लिखते हो ओमेगा L, लेकिन इसका लिखते हो आप ओमेगा C, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आता है, हमने यहाँ पर कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन जब मैथमेटिकली आया है तो थ्योरेटिकली भी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है कैपेसिटर की और एल की, वो भी हम करेंगे टॉपिक के जस्ट बाद। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इफेक्टिव है। अब आप बात करते हैं इसके मोड की। अब देखो, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बाद टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका, इफेक्टिव भी बोल सकते हो। इसको हम स्पेशल नाम देना चाहते हैं कि तीनों का जो रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे उसको? अब हम रेजिस्टेंस टर्म से हटके नई टर्म इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इम्पीडेंस, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, जेड से। और जेड का मैंने मोड लिया है भाई। जेड का मोड कैसे लेते हैं, या फिर किसी भी क्वांटिटी का जो मोड है वो कैसे लेते हैं, यहाँ पर जो आपका आर है उसका स्क्वायर, इसके अंदर जे के साथ जो टर्म है
उसका स्क्वायर, ऐसे ही लेते हैं। और ऊपर कंप्लीट टर्म का क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। तो यहाँ पर लिख दिया रेजिस्टेंस, यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं टोटल करंट की। ये तो क्या था, टोटल रेजिस्टेंस था सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, अब I निकालना है तो क्या होता है, E/Z। E का मतलब है टोटल वोल्टेज, Z का मतलब है टोटल इम्पीडेंस। ओम्स लॉ ही वैलिड कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कुछ और इन्वॉल्व किया है। E का मतलब किससे है, जब हम स्टार्टिंग में लेके चले थे ना, ये जो टर्म है वो कब लिखी गई है, जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था। तो उसके पास e की पावर ओमेगा टी लिख सकते हो आप, जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपने एज सच लिख दिया। नीचे जो क्वांटिटी है उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, Z मतलब टोटल इम्पीडेंस, तो टोटल इम्पीडेंस भी लिख दिया। वो कितना आगे या पीछे चलेगा, 5 पीछे चलेगा या आगे चलेगा, वो लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में इसको हमने क्या कर दिया, अब ऊपर ले गए इस टर्म को, तो ये माइनस की होगी, तो हमारे पास टर्म क्या बची हुई है, E नॉट के डिवाइड में Z का मोड e की पावर j ओमेगा टी माइनस में 5। और अगर आप जो एक्सपोनेंट हैं, अगर आपको उसको खोलना आता है मैथमेटिकली, तो वो किस में खुलता है, फर्स्ट टर्म रियल में खुलती है और दूसरी टर्म आपकी कॉम्प्लेक्स में खुलती है। ठीक है, इतना आपको अंडरस्टूड है। और एक कोस थीटा में जाती है और एक साइन थीटा में जाती है। इसीलिए यहाँ से हमारे पास 90 डिग्री का क्या आता है, जो डिफरेंस है 90 डिग्री का, वो आता है। कौन सी टर्म की वजह से, इसी टर्म की वजह से। डन है इतना। अब इसके बाद टॉपिक हो गया हमारा, लेकिन इसके स्पेशल केस और देख लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है कि मान लो कैपेसिटर नहीं है, तो आपको जस्ट क्या करना है, कैपेसिटर वाली टर्म को हटा दो, तो टॉपिक किसका बच जाएगा, द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ओनली। अगर आप L को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। और जहां जहां पर भी आपका टोटल इफेक्टिव था उसमें से टर्म को काटते चले जाओ, टॉपिक हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। अब यहाँ पर करंट निकाल लिया, टोटल इम्पीडेंस निकाल लिया, वोल्टेज क्या है हमारी सेम है, सॉरी वोल्टेज जो है वो हमने क्या कर दी, टोटल ऐड कर दी, इफेक्टिव आ गई। अब इसके बाद ये कहेंगे आपकी जो ये फाइन है ना, ये फाई हमें पता करना है कि कितना है, या फिर अगर डिफरेंट टर्म दे दे वो हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर डिफरेंस हमेशा 90 का ही रहेगा, या फिर क्या करना है। तो उसके लिए देखते हैं ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर कर रखी है, मतलब ये आपका R है, ये आपका टोटल इम्पीडेंस है, ये आपका XL माइनस XC है। डिफरेंस कितने का है, 5 का। अगर आप यहाँ से 10 फाई को निकालते हैं तो 10 फाई के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर होता क्या है, 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, XL माइनस XC, वो मैंने लिखा हुआ है। बेस कौन है, रेजिस्टेंस, तो वो मैंने लिखा हुआ है। डन है इतना। तो ये आपका क्या आ गया, 10 फाई हो गया। ये टॉपिक था आपका। अब एक और बात है इसके अंदर, जब भी बात करते हैं XL की एंड XC की, ये आपके कहाँ से पता चलते हैं वो भी बता देती हूँ मैं। जब भी आप सर्किट 2 का देखो, टॉपिक कैसे होंगे आपके जब भी एग्जाम में आएंगे, ये टॉपिक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आएगा। फर्स्ट बनेगा आपका कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सेकंड टॉपिक बनेगा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, थर्ड टॉपिक बनेगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का, इसके बाद होगा इंडक्टर और रेजिस्टेंस का। इतने दो टॉपिक यहाँ से हो गए, और ये आपका थर्ड टॉपिक है जिसके अंदर तीनों कंबाइंड है। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को करिए आप, दो के जो पेयर हैं उसको भी निकाल के देखिए। इसका जो लास्ट का रिजल्ट है, मतलब जो बिल्कुल फाइनल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है आपका ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीटली कंक्लूजन होगा, सिर्फ कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।